वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जेईटी का थर्ड डिसऑर्डर जिसका नाम है पेनक्रिएटाइटिस। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेनक्रिएटाइटिस। तो समझते हैं इसको क्या लिखा है। पीछे लिखा हुआ है आइटिस, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आगे लिखा है पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज इज नॉन एज पेनक्रिएटाइटिस। चलो, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। और इसी एक्यूट का अगर रिपीटिशन हो, बार बार ये अगर ये एपिसोड इसके आते रहते हैं, बार बार पेनक्रियाज में क्या है सर डिस्ट्रक्शन होता रहता है, इंफ्लामेशन होता जाएगा, तो उससे क्या होगा सर क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट फर्दर अपन एक्सप्लेन डिस्कस करते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा। देखो, अकर सडनली एज वन अटैक कैन बी रिकरेंट। ये एक सडन अटैक होता है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन सडनली कोई अटैक हो गया किसका, पेनक्रियाज के अंदर, कोई भी इवेंट ट्रॉमास वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी प्रकार का, ठीक है, इंजरी होगी, कोई प्रकार की इंजरी सडनली, उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज। ये किस में देखने को मिलता है मोस्टली, तो मिडिल एज में देखने को मिलता है। कौन सी एज, 40 ईयर्स की। मेन एंड वुमेन दोनों में ये कॉमन है, देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी को। ईटियोलॉजी क्या होती है, देखो इसमें बाइल ट्रैक्ट डिजीज हो सकती हैं जो बाइल से रिलेटेड हैं, जो लीवर के द्वारा बाइल निकलता है और बाइल फिर क्या होता है गॉल ब्लैडर में जाता है, तो वो बाइल की वजह से भी क्या हो सकता है सर, ये पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन कंडीशन हो सकती है, बाइल ट्रैक्ट डिजीज को बोला जाता है। एल्कोहलिज्म मोस्ट कॉमन जो इसका कॉज होता है वो क्या होता है, एल्कोहलिज्म होता है पेनक्रिएटाइटिस के लिए, बिकॉज एल्कोहल रिलीज क्या करता है, जाइमोजेंस करता है, और जाइमोजन क्या करता है, कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम इन पेनक्रियाज। एल्कोहल की वजह से रिलीज होता है जाइमोजन, और ये जाइमोजन क्या करता है, पेनक्रियाज के अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, और पेनक्रियाज के एंजाइम ही क्या करते हैं, खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो डेथ करना स्टार्ट कर लेता है। क्या करना, खुद की सेल को खुद ही मारना स्टार्ट कर लेता है। वो एंजाइम्स होते हैं एक्टिव हो जाएंगे और खुद की नॉर्मल सेल्स होती है पेनक्रियाज की, उसको डेथ करना स्टार्ट कर लेता है। ये ऐसा किस में होता है, स्पेशली इन क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस। ये देखने को मिलेगा आपको, किसमें, क्रॉनिक में देखने को मिलेगा। और स्पेशली कौन सा यहाँ पर एंजाइम जो एक्टिव होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट नंबर थर्ड का जो अपन बात करते हैं, इसका कॉजेज है वो है कॉलीलिथियासिस। लिथियासिस का मतलब होता है सर, आपको पता है स्टोन होना, ठीक है, तो कोई स्टोन हो गया गॉल ब्लैडर के अंदर या वो, ठीक है, वो कहलाता है कॉलीलिथियासिस, बाइल डक्ट में वो वाले। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है पेनक्रिएटाइटिस को। ट्रॉमा है, ब्लंट और पेनिटेटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। और एक बात को ध्यान रखना, मम्स एक डिसऑर्डर डिजीज कंडीशन से जो क्या करती है, वायरल पेनक्रिएटाइटिस कॉज करती है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ ड्रग्स हैं जो भी क्या करती है, पेनक्रिएटाइटिस करने का काम करती है, जैसे एनसेड है, डायूरेटिक्स हैं, एसी इनिबिटर्स हैं, ठीक है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, और एआरटी जो ओपन एड्स में दी जाती हैं, ठीक है, और साथ में ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, डैमेज करते हैं एसिनर सेल। ये कहाँ है, पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है एसिनर सेल, उनको ये डैमेज करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये भी क्या है, इस सारे क्या है सर, ये कॉजेज हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताया, ईटियोलॉजी है किसकी, ये हमने बता दी पेनक्रिएटाइटिस की। ध्यान रखना, आपने मैंने अभी आपको बताया था कि इसे क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, तो पहले अपन तो क्या कर रहे हैं, एक्यूट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके लेट ऑन, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, क्रॉनिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, देखिए, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है, देखो आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, यहाँ लिखा है इंजरी टू दी पेनक्रियाटिक सेल्स। इन सभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है, पेनक्रियाटिक जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर सर इंजरी हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई इंजरी होगी पेनक्रियाज के अंदर। एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, और इस इंजरी से क्या होता है सर, यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव एंजाइम क्या करते हैं सर, स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से फैलना स्टार्ट कर लेते हैं, और पेनक्रियाज की जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, पेनक्रियाटिक ऑटो डाइजेशन, और इससे क्या होता है, पेनक्रियाज का खुद का ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इससे क्या होती है सर, इन्फ्लामेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और इसी को क्या क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे पहला एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन जो होता है सडन ऑनसेट एट द मिड एपिगेस्ट्रिक्स, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, पेन को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा पेन कहाँ पर होता है, इस बात को आपको पता होना जरूरी है। तो सडन ऑनसेट होता है पेन का, और मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में आपको पेन देखने को मिलेगा, और साथ में क्या लिखा है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लोकेशन, ये रेडिएशन टू बैक, यहाँ से पेन स्टार्ट होता है, और बैक की तरफ क्या होता है, ये पेन रेडिएट होता है। ऐसा पेन अगर कोई आपको बताता है तो इसका मतलब क्या है, वो पेन कैसा है, पेनक्रिएटाइटिस का पेन है, हो सकता है।
पेन एग्रीगेटेड बाय द फैटी मिल्स, और ये पेन एग्रीगेट यानी पेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा पेन आने स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा पेन होता है किससे, फैटी मिल खाने से। कोई प्रकार व्यक्ति फैटी मिल लेगा तो उससे पेन बहुत ज़्यादा उसको फैलेगा, पेन बहुत तेज़ी से उसको पेन होने लगेगा। अल्कोहल पिएगा तो पेन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। और साथ में क्या लिखा है, लाइंग इन रिकॉम्बिनेंट पोजीशन, और अगर कोई व्यक्ति इस पोजीशन में सोता है तो इसको पेन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम आपको पता होने चाहिए। ये किस में मिलेंगे, पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल जो है टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी, एब्सेंस और डिक्रीज बॉबल मूवमेंट, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं, अब मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिकल साइन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, इसको कहा जाता है ग्रे टर्नर साइन। कौन सा होता है, ग्रे टर्नर साइन, और दूसरा है कुलिन साइन। ये दोनों साइन पैंक्रियाटाइटिस के क्या है, क्लासिकल साइन है। अगर बात करें अपन कि ग्रे टर्नर साइन क्या होता है, देखिए ये डेवलप कब होता है, पहली बात ये डेवलप टू टेक्स 24 टू 48 आवर, यानी सडन एक बार ऑनसेट होने के बाद में ये 24 से 48 आवर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये साइन आपको देखने को मिलेगा। ये साइन में होता क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लेइंग ड्यू, कहाँ पर, फ्लेइंग रीजन पर ब्लू कलर का क्या होगा, वहाँ पर इस तरीके से डिस्कलरेशन हो जाएगा, आपको स्किन का कलर ब्लू कलर दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा, तो रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है इन पेशेंट के अंदर, और सीवियर अटैक होता है किसका, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का। ठीक है, तो ये जो साइन है ये फ्लैंक रीजन पर साइन मिलेगा आपको इस तरीके का, ये क्या कहलाता है, ग्रे टर्नर साइन। ये किस में देखने मिलता है, आपको पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ होता है, मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो लास्ट रिब और किसके बीच में, टॉप ऑफ हीप, ये हीप का टॉप और ये लास्ट रिब है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर साइन आपको दिखेगा ब्लू डिस्कलरेशन, ये क्या कहलाता है, ग्रे टर्नर साइन। दूसरा होता है कुलिन साइन। कुलिन साइन क्या होता है, सुपरफिशियली आपको बाहर से दिखाई दे देगा, ये भी ब्लू डिस्कलरेशन होता है, लेकिन ये कहाँ पर होता है, एब्डोमिनल पर एंड पेरी अम्बिलिकल एरिया, ये अम्बिलिकस से इस अम्बिलिकस के साइड में इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या सर, पेरी अम्बिलिकल एरिया, और यहाँ पर ये जो डिस्कलरेशन देखने को मिलता है इसको बोलते हैं कुलिन साइन। तो आपको ये दो साइन आपको क्लासिकल ध्यान में होने चाहिए, ये किसके हैं, पैंक्रियाटाइटिस के क्लासिकल साइंस होते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो पैंक्रियास के द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि एमाइलेज और दूसरा होता है लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज ये दोनों ही बहुत मेन क्या होते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के अंदर अपन यूज में लेते हैं। पहली बात करते हैं एमाइलेज क्या होता है, देखिए मोस्ट कॉमन ये क्या होता है, एमाइलेज। इसकी वैल्यू देखी जाती है, नॉर्मल कितनी होती है, 25 से 151 यूनिट पर लीटर, 1 लीटर में ये इतना यूनिट होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, एमाइलेज की। ये एंजाइम से ध्यान रखना पैंक्रियास के अंदर। ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज विद इन 24 आवर, ये 24 घंटे के अंदर क्या होंगे, इसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर कोई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा तो इसका ये लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ तो उससे क्या होगा, इस एंजाइम का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखना। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि पैंक्रियाज में कोई ना कोई प्रकार का कोई क्या हुआ है, ट्रॉमा या कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। फिर बात करते हैं इंक्रीज 3 to 6 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ पेन, और ये पेन ये यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज 3 to 6 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ पेन, पेन के ऑनसेट के बाद में 3 से 6 घंटे के अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसकी, इस एमएलएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। नॉर्मल मैंने आपको बता दी, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, 3 से 6 घंटे के बाद बढ़ जाती है। और ये वैल्यू जब पिक लेवल पर कब पहुंचेगी, हाईएस्ट लेवल पर कब पहुंच जाती है, तो ये होती है 24 आवर पर, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर बढ़ जाती है। और ये वैल्यू वापस रिटर्न क्या होता लिखा है, रिटर्न टू नॉर्मल कब आती है, इनटू 2 से 3 डे, यानी 2 से 3 दिन के बाद में इसकी वैल्यू वापस अपने आप क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है आफ्टर ऑनसेट ऑफ पेन। पेन जब आज जैसे मानो अभी मुझे पेन हुआ आज, तो आज से 2-3 दिन बाद ये पेन, आज से क्या लिखा 24 आवर, यानी एक दिन के बाद पेन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज हाई हो जाएगी एक दिन बाद कल, और फिर 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, ये पेन वापस क्या होगा सर, इस पेन की जो क्या होगा इंटेंसिटी ये नॉर्मल हो जाएगी। और हमने की बात की इसका जो लेवल है, किसका लेवल, इस एमएलएच का, ये क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। इस तरीके से बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या ऑनसेट के बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ गई और वापस 2 से 3 दिन बाद क्या होगी, वैल्यू वापस डाउन हो जाती है। इस तरीके से आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है मोस्ट वाइडली यूज टू डिटेक्ट डैमेज ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर सबसे ज़्यादा अगर डैमेज अगर कुछ होता है तो उसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, एमएलएच का टेस्टिंग करवाते हैं, एमएलएच चेक करते हैं, इसकी वैल्यू अपन देखी जाती है। ठीक, अब दूसरी बात करेंगे लाइपेज की। एमएलएच हमने पढ़ लिया, दूसरा है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है किसका, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर आप चेक करने को मिलता है। सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 10 से 140 यूनिट पर लीटर, 10 to 140 यूनिट पर लीटर क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रियाटाइटिस में क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखिए एलिवेशन में नॉट अकर अंटिल 24 to 36, इसका एलिवेशन कब तक नहीं हुआ, 24 से 36 घंटे तक इसका 24 से 36 आवर तक इसका लेवल बढ़ता नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद में क्या होगी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक बार ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वापस क्या नहीं होने वाली है,
रिमेन एलिवेटेड अप 14 डेज, यानी कि 14 दिन तक ये वैल्यू वापस ऐसे कैसे रहने वाली, इंक्रीज की इंक्रीज ही रहने वाली है, डिक्रीज होने वाली नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा एमाइलेज में, क्या पढ़ा कि सर ये वैल्यू एक ऑनसेट, जैसे आज मुझे क्या हुआ, पैंक्रेटाइटिस हुआ, ऑनसेट हुआ, तो एक दिन के बाद इसकी वैल्यू अप क्या हो जाती है, पिक लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, एमाइलेज की बात कर रहा हूँ। और ये एमाइलेज वापस 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ये हमने पढ़ा एमाइलेज के अंदर। लाइपेज में क्या होता है कि 24 से 36 घंटे के बाद में क्या होती है, ये वैल्यू अप होगी और ये वापस नॉर्मल होने वाली नहीं है। ये 14 डेज तक क्या होगी, ऐसे कैसे कांस्टेंट रहने वाली है। ये मैंने क्या बताया लाइपेज के अंदर। ठीक है, अब मैं आके बात करूं कि सर इसका अगर मैं बात करूं तो इसका ऑनसेट कब होता है, तो 24 से 36 घंटे बाद होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं स्ट्रांगली इंडिकेट ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ये आपको बताता है। इसके अलावा और कुछ डायग्नोसिस होते हैं, वो अपन देख सकते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से 25,000 सेल पर क्यूबिक mm स्क्वायर के अंदर क्या होगी, ये डब्ल्यूबीसी की लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस क्या इंफ्लेमेटरी कंडीशन है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी की सेल काउंट कितना बढ़ेगा, 10,000 से 25,000। अब मैं आपको बताऊँ 10 से 25 क्यों लिखा हो, एक बार समझ लीजिए। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है इन्फेंट के अंदर कितना होता है, 10,000 से 20,000, ये नॉर्मल वैल्यू होता है इन्फेंट में। चिल्ड्रन में होता है 10,000 से 15,000 और अडल्ट में होता है 4 से 11,000। इसलिए क्या लिखा हमने, 10,000 से 25,000। इतना, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी एमाइलेज इंक्रीज, यानी कि यूरिन के अंदर एमाइलेज की क्या होगा, ये लेवल आप ब्लड में बहुत बड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, यूरिन के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो ये क्या लिखा हमने, यूरिनरी एमाइलेज इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, 200 mg पर डेसीलीटर्स आर कॉमन, इससे भी क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सीरम कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखना पैंक्रेटाइटिस के अंदर। आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस कब अपियर, ये आपको कब देखने मिलेगा ब्लड के अंदर, 2 से 3 दिन बाद में। जब ऑनसेट हुआ बीमारी, उसके 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। ऐसा क्यों होगा, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ ये आगे। फिर लिखा है सर यहाँ पर ERCP बेस्ट टेस्ट टू स्टडी पैंक्रियाटिक डक्टल सिस्टम, जो पैंक्रियास की डक्ट है उस डक्ट सिस्टम को चेक करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ERCP करते हैं, ध्यान रखना। सोनोग्राफी करवाते हैं, वो किस लिए करते हैं, तो पैंक्रियास का डायमीटर को चेक करना हो तो अपन क्या करेंगे, सोनोग्राफी USG करवाएंगे, ध्यान रखना। सिटी स्कैन करवाई जाती है, किस लिए, तो डायग्नोस्टिक अर्ली एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। सिटी एब्डोमेन भी करवाते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दी। ये क्यों करते हैं, सीवियर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, अगर पैंक्रियास के अंदर कोई नेक्रोटाइजिंग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस हो गया है, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिटी स्कैन्स करवाते हैं, ध्यान रखना। और साथ में क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए पोटेशियम का लेवल अपन चेक करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो नथिंग पर ऑरल, कुछ भी मुंह से इसको नहीं देना है, रेस्ट करवानी है और IV फ्लूइड इसको देना है, ध्यान रखना। क्योंकि अपन फैटी एसिड देंगे, फैट अगर देंगे तो क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अल्कोहल देंगे, पेन बढ़ेगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, NPO रख रहे हैं, सिर्फ IV फ्लूइड इसको लगाएंगे और रेस्ट करवाएंगे व्यक्ति को। एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, पेन किलर में कौन सी देनी है, DOC वो भी बता देता हूँ। मैप्रिडीन देनी, कौन सी देनी, ओनली फॉर मैप्रिडीन ड्रग्स दी जाती है एनाल्जेसिक के अंदर, ताकि इसका पेन को रिलीव कर सके। फॉर पेन इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बिकॉज ऑफ लेस स्पाज्म, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड वेसल स्पाज्म बहुत कम करती है। बाकी कुछ ड्रग अपन देंगे वो क्या करेगी, स्पाज्म कर देगी। इससे क्या होगा, इसकी टेंडेंसी, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेन ज़्यादा होगा। इसलिए ये जो ड्रग है ये क्या करती है, स्पाज्म नहीं करती। इस बात का ध्यान रखना, ये क्या करती है, डायलेशन ही रखेगी, ब्लड वेसल्स को स्पाज्म एंड कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगी। ठीक है, कौन सी देनी है, मैंने आपको बताया मेपेरिडीन। कौन सी देनी है, मेपेरिडीन ड्रग्स याद करना पैंक्रियाटाइटिस के अंदर। आगे लिखा है ऑनसेट ऑफ एक्शन, इस ड्रग का एक्शन कब स्टार्ट होता है, 15 से 30 मिनट बाद। गोली ली 15 से 30 मिनट बाद ये एक्शन में आ जाएगी, अपने काम में लग जाएगी। और इसका लेवल पिक तक कब पहुंचेगा, 30 से 60 मिनट के अंदर क्या होगा, इसका लेवल पिक पर पहुंच जाएगा, यानी उस समय आपका पेन बिल्कुल खत्म कर देगी ये ड्रग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब कितना होता है, 2 से 4 घंटे। ये गोली अभी लिए तो 4 घंटे तक आपका क्या होगा, इसका एक्शन बॉडी में बना रहता है, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ मॉर्फिन, अपना नाम सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ठीक है, कैंसर वाला पेन होता है, या फिर कोई अगर मानो किडनी में स्टोन है तो पेन हो रहा है, तो उसमें अपन मॉर्फिन देता, आपको पता होना चाहिए। और मॉर्फिन सबसे लास्ट डोज होता है पेन को रिलीव करने के लिए। लेकिन मॉर्फिन यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों ऐसा, सुनिए। मॉर्फिन में ट्रिगर स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर ऑफ पोर्टाई। मॉर्फिन क्या करता है, स्पाज्म करवाता है। क्या करता है, स्पाज्म कराएगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। किसको, पैंक्रियाटिक डक्ट को भी क्या करेगा, स्पाज्म कर देगा। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट का स्पाज्म हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ध्यान रखना। तो कंडीशन कैसे हो जाएगी, वेरी सीवियर हो जाएगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पैंक्रियाटाइटिस, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं दी जाती है। इवन इन अस्थमा के अंदर भी मॉर्फिन को नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या देने वाले, एंटीबायोटिक देंगे। H2 ब्लॉकर मैंने आपको बताया था, इसमें कौन सी रेनिटिडिन है, सेमिटिडिन है, ये देते हैं ताकि क्या हो, पैंक्रियाटाइटिस की जो एक्टिविटी है वो क्या हो, डिक्रीज हो जाए और एसिड का सिक्रेशन क्या है, कम हो जाए। सोमेटोस्टेटिन देंगे, यूज्ड फॉर इनिबिट रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो पैंक्रियास से रिलीज होने वाले एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको ये क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। ठीक है,
फिर लिखा है डाइट। अब इसमें डाइट कौन सी देनी, इस बात का ध्यान रखना। डाइट कैसी दी जाती है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, हाई कैलोरी डाइट देंगे, लो फैट, क्या लिखा है लो फैट, और कैसा देना है क्लियर लिक्विड डाइट यहाँ पर दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। व्यक्ति एंड प्योर रहता है, नथिंग पर ऑरल, कुछ भी नहीं देना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, हो सुनिए यहाँ पर। साइड टू साइड पेनक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी, यहाँ पर ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इंडिकेट व्हेन डायलिसिस ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट इन एसोसिएट विथ कैलकुलाई, उस समय ये यहाँ पर की जाती है साइड टू साइड पेनक्रियाटिक जेजुनोस्टोमी की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है और यहाँ पर सक्सेस 100% मिलने वाली है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साइड टू साइड पेनक्रिएटो जेजुनोस्टोमी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, मेंटेन करना है एनजी ट्यूब को, जिससे डिक्रीज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ज़्यादा गैस्ट्रिक का डिस्टेंशन नहीं हो, इस बात को आपको मेंटेन करके रखना है। और पेनक्रियाटिस के जो सिक्रेशन होते हैं उसको सप्रेस करके रखना है, ये है नर्सिंग की क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको फिजिशियन को कब बताना, ऐसी क्या हो जाएगा, आप पेशेंट में ऐसा क्या देखोगे जिस समय आपको फिजिशियन के पास जाना है और कहना है डॉक्टर साहब कुछ हो गया है। ऐसी कंडीशन में ऐसा आप क्या देखोगे, तब डॉक्टर साहब के पास आप भागते हो जाओगे। तो सुनिए, अगर व्यक्ति बोलता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, पेशेंट कह रहा है एक्यूटली एब्डोमिनल पेन हो रहा, तो आपको क्या करना है, नोटिफाई करना फिजिशियंस को। जॉन्डिस हो गया तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। क्ले कलर स्टूल आ रहा है और ड्यू टू पेनक्रियाटिक एंजाइम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्ले कलर स्टूल क्यों आ रहा है, ड्यू टू पेनक्रियाटिक एंजाइम की वजह से, तो आपको क्या करना है, नोटिफाई करना फिजिशियंस को। डार्क कलर यूरिन आ रहा है तो भी फिजिशियन को नोटिफाई करना। ये सारे साइन सिम्टम आप देखते हो तो आपको फिजिशियन को कहना है, आपको कुछ भी वहाँ पर इंटरवेंशन नहीं करना, ध्यान रखना इस बात का। और साथ में क्या लिखा है सर यहाँ पर, अवॉइड क्रैश डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग नहीं देनी है। क्या मतलब होता है क्रैश डाइटिंग के अंदर, रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, पोटैटो चिप्स हैं, सर्जरी ड्रिंक्स हैं, ये फ्राइज हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये नहीं खिलाना, ध्यान रखना इस पेनक्रियाटाइटिस में, ये सब क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं, फूड ध्यान रखना। अब बात करता हूँ मैं क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर। कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का बार बार इन्फ्लेमेशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है और उससे क्या होगा, इसका टिश्यू बन जाएंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। मेन कॉमन कोज क्या होता है इसका, अल्कोहल होता है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका, अल्कोहल होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस होगी, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मिलेगी, वो है मास पाल्पेट इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पर आपको क्या होगा, ऐसा मास फील होगा, ये आपको कब देखने को मिलेगा, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर लिखा है यहाँ पर एक और मेन चीज क्या होती है स्टेटोरिया। क्या होता है स्टेटोरिया या फिर क्या यहाँ पर लिखा है फैटी स्टूल, ये कॉमन साइन होता है किसका, ये होता है कॉमन साइन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और फॉल स्मेलिंग स्टूल, जो स्टूल है उसमें क्या मिलेगा, आपको फैट मिलेगा, क्या मिलेगा, फैट ज़्यादा मिलेगा, तो फैट स्टूल जो होता है इसको बोलते हैं स्टेटोरिया, ये आपको कॉमन साइन देखने को मिलेगा किसमें, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज लाइपेज, मैंने आपको बताया था कि एमाइलेज और लाइपेज की अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा एंजाइम्स तो उससे क्या होगा, आपको स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। वेट लॉस होगा, मसल्स वॉस्टिंग हो जाएगी और जॉन्डिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लोजली मॉनिटर करना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेल्टस। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर पेनक्रियाटाइटिस होगा तो उसमें क्या होगा सर, सेल जो भी है पेनक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा सेल आपने पढ़ी थी, इसमें इंसुलिन वगैरह, अगर अल्फा बीटा गामा सेल अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो उससे क्या होगा सर, इंसुलिन का वगैरह सिक्रेशन होगा नहीं, तो इंसुलिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको, हाइपरग्लाइसीमिया, और ये क्या कॉज करेगी, डायबिटीज मेलेटस कॉज कर देगी। तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायबिटीज मेलेटस इन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, इस बात का भी ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसका इंटरवेंशन क्या करोगे, तो अवॉइड हैवी मील आपको अवॉइड करनी है, अल्कोहल को अवॉइड करवाना है, पेनक्रियाटिक एंजाइम को क्या करना है, बाहर से देना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके फैट का और प्रोटीन का। शुड बी टेकन इन कंजक्शन विद एवरी मील एंड स्नैक, कुछ भी उसको खाना पीना खिलाते हो उसके साथ में क्या देना, आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम बाहर से देना पड़ेगा, अदरवाइज उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस विद ऑब्जर्विंग स्टूल फॉर स्टेटोरिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि पेनक्रियाटाइटिस का अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं क्रॉनिक का, तो आपको क्या फाइंडिंग देखोगे, आप बताओगे कि हाँ भाई कि आपकी मेडिकेशन क्या हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, तो आपको क्या बोलना है, हम ऑब्जर्व करेंगे किसको, स्टेटोरिया। अगर स्टूल के अंदर फैट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पेनक्रियाटाइटिस ठीक हो रहा है, लाइपेज की एमाइलेज क्या हो रहा है वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इस बात से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी मेडिकेशन क्या इफेक्टिव हो रही है, ध्यान रखना। तो ये है स्टेटोरिया, ध्यान रखना। एडमिनिस्टर इंसुलिन और मेटफॉर्मिन, इंसुलिन देंगे और मेटफॉर्मिन टैबलेट देंगे, जिससे क्या होगा, ये मेटफॉर्मिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी डायबिटीज मेलिटस को और ट्रीट करने के लिए काम आती है। अब आप आगे बात करते हैं नोटिफाई करना है। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर भी आपको कौन से साइन मिलेंगे जिसको देखकर आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो इंक्रीज स्टेटोरिया हो रहा है तो आपको फिजिशियन को बताना है कि स्टूल में बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है सर, तो आपको उनको बताना है। एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो रहा है तो बताना है, क्रैम्पिंग हो रही तो बताना है, स्किन ब्रेक डाउन डेवलप हो रहा है तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। वहाँ पर आप ऐसे मलम पट्टी लगाकर मत बैठ जाना कि स्किन ब्रेक डाउन हो रही है तो दवाई लगा दो, ऐसा नहीं करना है, आपको नोटिफाई करना फिजिशियन को, ध्यान रखना।
अब आप कहते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, देखो एब्सेस होगा वहाँ पर, निमोनिया, एटेलेक्टेसिस, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया और जीआई ब्लीडिंग, ये सारे सिस्ट आपको क्या है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे किसके, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर। अब आपको कहे सर ये रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर क्यों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो सर मैं आपको बता रहा हूँ निमोनिया आ रहा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको मैं बता दूँ, देख सुनिए यहाँ पर पैंक्रियाटाइटिस होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव सब्सटेंस रिलीज होने वाले, कौन कौन से, एमाइलेज और एमाइलेज, और हमने दूसरा एंजाइम बोला था जिसका नाम क्या होता है अभी आपको मैं बता देता हूँ, एमाइलेज, और दूसरा बताया मैंने लाइपेज, देखो बराबर सही बोल रहा हूँ मैं, एमाइलेज और लाइपेज। तो सर एमाइलेज और लाइपेज बढ़ेंगे और वो क्या जाएंगे ब्लड के थ्रू, कहाँ जाएंगे सर, हमारे लंग्स में पहुंच जाएंगे, लंग्स में पहुंचेंगे क्या होगा, लंग्स के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है उसको डैमेज करेंगे, और वहाँ के सेल डैमेज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर इंफ्लेमेशन होगा लंग्स का, तो वहाँ पर क्या आएंगे सर यहाँ पर, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर का आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, निमोनिया, एटेलेक्टेसिस, एब्सेस, ये सब वहाँ होने वाले हैं। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट, हमने क्या पढ़ लिया, पैंक्रियाटाइटिस हमने पढ़ लिया। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे हो सके जितना अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का हेल्प करना। ठीक है, जय श्री कृष्ण।